औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली मैटर कि मैटर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैटर क्या है। बेसिकली मैटर कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, कोई ना कोई मास हो और वो कोई ना कोई जगह भी ऑक्यूपाई करती हो, उसको मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो ये मार्कर है, इसका कोई ना कोई वजन भी है और इसको अगर किसी जगह पे रखा जाए तो इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। अब ये जो मैंने ये जो मार्कर है इसका कोई ना कोई अगर कहीं पर भी रख दिया जाए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर रखा है तो इसका ये देखें कोई ना कोई वेट भी है, मास भी है और ये कोई ना कोई जगह भी घेर रहा है, कुछ थोड़ी सी इसने स्पेस भी ली हुई है इसने। इस चीज़ को हम बोलते हैं मैटर। और अगर मैटर की हम टाइप्स की बात करें, मैटर की स्टेट्स की बात करें तो पहले तो किताब में 3 थी, फिर 4 हुई, अब 5वीं भी आ गई है। तो आज हमने उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहली टाइप है सॉलिड। सॉलिड को समझने के लिए इस डायग्राम को देखें आप। इस डायग्राम के अंदर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सॉलिड के पार्टिकल्स, इनके दरमियान स्पेसिंग नहीं है, बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है। तो अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सॉलिड की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर हाईली कंडेंस्ड। ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं, यानी कि ये बहुत करीब करीब होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग मौजूद नहीं होती। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसका पॉइंट आप लिख लें, देयर इज नो स्पेस in between the particles of solids। ठीक हो गया। अब जब इनके दरमियान स्पेसेस ही मौजूद नहीं है, अगर इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, तो डियर स्टूडेंट्स ये दबाया नहीं जाएगा, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखें इसके दरमियान स्पेसिंग ही मौजूद नहीं है, स्पेसेस हैं ही नहीं। जब यहाँ पर स्पेसेस ही नहीं है तो इसको हम दबा भी नहीं सकते। तो इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख लें कि they are not compressible। ये कंप्रेसिबल ही नहीं होते, ये कंप्रेस नहीं हो सकते। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम सॉलिड्स को फ्लो करवाना चाहें, किसी पाइप में से गुजारना चाहें, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं इनके पार्टिकल्स के दरमियान, तो ये फ्लो नहीं कर सकती। क्योंकि इसको हम फ्लो करवाना चाहें पाइप के अंदर तो ये फ्लो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं जो कि इसको फ्लो होने से बचाती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड की। सेकंड हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड के अंदर इस डायग्राम को देखें अगर आप, सॉलिड के दरमियान पार्टिकल्स की स्पेसेस के दरमियान बिल्कुल भी कोई स्पेस आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन लिक्विड्स के दरमियान ये पार्टिकल्स के दरमियान कुछ ना कुछ आपको स्पेस नजर आ रही होगी। ये जो स्पेसिस हैं, इसका मतलब है कि अगर इसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस करना चाहें तो लिक्विड थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं है जिस तरह हमारे पास सॉलिड था। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं उसके दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस मौजूद होती है। तो इसको हम पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं हम लिक्विड्स के अंदर, देयर इज सम स्पेस प्रेजेंट between the particles of liquid। तो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस क्योंकि थोड़ी बहुत मौजूद हैं, तो हमने इसको बोला कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस मौजूद होती है। अब इसके दरमियान स्पेस होने की वजह से दे आर लिटिल बिट कंप्रेसिबल, इसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस भी कर सकते हैं लिक्विड को। दे आर लिटिल कंप्रेसिबल। इसको अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, इसके ऊपर इस लिक्विड के पार्टिकल्स के ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो जो इन दोनों के दरमियान इंटरमोलिकुलर स्पेसिस जो मौजूद हैं, इन सब पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस मौजूद हैं वो ओवरकम हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस।
अब यहां पर गैसेस में देखें कि पार्टिकल की स्पेस मजीद ज्यादा हो गई है, यानी यहां पर सॉलिड के अंदर देखें बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं थी पार्टिकल्स के दरमियान। लिक्विड में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस के दरमियान द स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज हाई among all, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का अगर हम कंपैरिजन करें तो गैसेस के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो सबसे ज्यादा मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस मौजूद होती हैं तो इसको हम प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो जब हम इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएंगे और आपके पार्टिकल्स गालिबन यहाँ तक आ जाएं, यहाँ पर इस तरह ये सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होके यहाँ से बिल्कुल डाउनवर्ड पे आ जाएं। तो इसका मतलब है कि गैसेस के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल, तो ये कंप्रेस हो सकती हैं। सॉलिड्स के दरमियान स्पेसेस बहुत कम है, इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सॉलिड के अंदर इसको अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स किसी हद तक कंप्रेस हो सकते हैं, गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। अगर इसको हम फ्लो करवाना चाहें सॉलिड को तो फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड को फ्लो करवाना चाहें तो लिक्विड फ्लो कर सकता है, लाइक हमारे पाइप्स के अंदर जहां पर हमने टंकी वगैरह हमने रखी होती है, वहां से पाइप में से पानी आता है तो वहां से गुजर सकता है। और गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी पाइप के जरिए से गुजरता है, तो ये भी फ्लो कर सकता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, सॉलिड की डेंसिटी, क्योंकि इसमें कम स्पेस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, जबकि गैसेस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आप हाउ यू कैन कन्वर्ट solid into liquid and liquid into gas। आप सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। देखिए, अगर हम सॉलिड को हीट अप करें, इसको अगर हम यहाँ पर बंसन बर्नर प्रोवाइड कर दें इसको, या वैसे इसको हम हीट प्रोवाइड करें, तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, जस्ट लाइक आपके पास जैसे बर्फ होती है, बर्फ को अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, बर्फ मेल्ट होने के बाद लिक्विड बन जाएगी। और उसके बाद अगर हम लिक्विड स्टेट में पहुंचने के बाद भी उसको हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, इसको यहाँ पर भी हमने हीट प्रोवाइड की है, तो लिक्विड कुछ देर के बाद बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो बॉयल होगा उसके थोड़ी देर के बाद वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। और कैसे होगा, उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सॉलिड को हीट देंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये फिनोमिना ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर इसका हम टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें, यानी कि अगर हम गैसेस का जो जिसको हीट जो है वो कम करना शुरू कर दें, इसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें, तो जैसे इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड देन अगेन लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड के अंदर। ये सारे का सारा फिनोमिना होता है, इंटर कन्वर्जन होती रहती है सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड की गैस में। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। तो इस तरह से ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, ये तो तीन स्टेट्स वो थी जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट हमारे पास एक और है प्लाज्मा। अब अगर इस गैस को फर्दर हीट किया जाए, जैसा कि हमने सॉलिड को कन्वर्ट किया लिक्विड में हीट करने के बाद, लिक्विड को कन्वर्ट किया गैस में हीट देने के बाद, और अब गैसेस पे आप पहुंच चुके हैं, गैसियस स्टेट के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करें तो क्या होगा? अगर हम इस गैसियस स्टेट के अंदर इसको हीट देना शुरू करें, हीट प्रोवाइड करना शुरू करें, टेम्परेचर देना स्टार्ट करें, तो इसके पार्टिकल्स आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कन्वर्जन है पॉजिटिव टू नेगेटिव आयंस, इस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्जेस के अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स के अंदर
गैसीय स्टेट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, और ये सन के अंदर मौजूद होती है प्लाज्मा, और इसके अलावा नियॉन साइंस आते हैं, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारे पास है जो पिछले साल बुक में नहीं था, इसमें उन्होंने ऐड किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब अगर किसी भी स्टेट को आप कूल करना स्टार्ट करें, बिल्कुल कूल करते रहें करते रहें करते रहें, बहुत लो टेम्परेचर पे ले आए, वो टेम्परेचर कितना हो सकता है? -273 केल्विन। अगर इस टेम्परेचर को उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट जीरो। अगर आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर ले आए, तो वो सिर्फ एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे काम नहीं करता, बल्कि वो ओवरऑल एक कंपाउंड, एक पार्टिकल के तौर पे काम करता है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास है गैसेस। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो ये पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पार्टिकल्स की हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट कर देता है अपनी। तो गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर या सॉलिड के अंदर हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल अपनी मूवमेंट खुद शो करता है। जो भी फिनोमिना होना होता है वो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर होता है, फिर जाके ओवरऑल प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाएंगे, तो एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाने के बाद क्या होगा कि आपका जो सारे का सारा स्टेट ऑफ मैटर है वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे नहीं काम करेगी, वो ओवरऑल पार्टिकल्स के तौर पे काम करेगी। ओवरऑल एक ही पार्टिकल बन जाएगा। यानी कि अगर गैसेस के अंदर 10 पार्टिकल थे, जब उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो वो 10 के 10 अलग-अलग पार्टिकल्स अलग-अलग मूवमेंट शो कर रहे थे। ठीक हो गया। लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर क्या होगा कि जब हम उन पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लेने के बाद अब वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के तौर पे काम नहीं करेंगे। अब वो सारे के सारे एक ही पार्टिकल बन जाएंगे और एक ही पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेंगे। उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक हो गया। जैसा कि आपने लेजर लाइट के अंदर, पहले लेजर आती थी लाइट वाली, क्योंकि उसमें एक बीम ऑफ लाइट होता था, लेकिन अब लेजर एटॉमिक बेस्ड भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड भी आती है। ठीक हो गया। तो वो सारे के सारे बेसिकली क्या हो रहे होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे एटम्स मिलके एक ही पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं। उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत शुक्रिया।